हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हार्दिक डेली न्यूज एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और इमर्जिंग ग्लोबल रोल के बारे में, जो कि है ग्लोबल साउथ एज अ पीस पावर और पीस मेकर। ये टॉपिक ना सिर्फ जियो पॉलिटिक्स के लिए क्रूशियल है, बल्कि आपकी यूपीएससी, पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी रेलेवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था। तो मार्च 2024 की बात है। ब्राज़ील में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी और ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होस्ट की जा रही थी, जिसमें यूक्रेन की जो वॉर है उसको लेकर पीस बिल्डिंग एफर्ट जो होते हैं, पीस बिल्डिंग एफर्ट उनको लेकर डिस्कस किया जा रहा था। इसमें ग्लोबल साउथ के कुछ नेशंस भी एक्टिवली इन्वॉल्व थे। ऐसे में इस बैकग्राउंड में ये कॉन्सेप्ट उभर कर आया, क्या ये जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं और जो नेशंस हैं एक न्यूट्रल पीस मेकर का रोल निभा सकती हैं, और क्या इसके सिर्फ इम्प्लीकेशन सिर्फ एक वॉर तक ही सीमित हैं, बल्कि ग्लोबल पावर डायनेमिक्स तक भी पहुंचते हैं। तो ऐसे में यहाँ से ये टॉपिक निकल कर आया। सो नाउ सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबल साउथ होता क्या है। तो ग्लोबल साउथ अगर हम देखें तो एक लूजली डिफाइंड टर्म है, जो उन देशों को रिफर करता है जो हिस्टोरिकली डेवलपिंग नेशंस के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गई, इंडोनेशिया, यहाँ के सारे देश हो गए। तो ये सारे के सारे देश हमारे जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं एक कॉलोनियल पास्ट रहा है और ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के रूप में भी उभर रहे हैं। आज ये कंट्रीज सिर्फ इकोनॉमिक या डेमोग्राफिक पावर्स नहीं है, बल्कि डिप्लोमेटिक रोल्स भी एक्टिवली निभा रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस में। तो अगर हम और इसको थोड़ा अच्छे समझ लें तो एक ब्रांडेड लाइन है, जो कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक डिवाइड का बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ और जो कि रिच नेशंस हैं और ग्लोबल साउथ जो कि पुअर नेशन है जीडीपी पर कैपिटा में। इसको सबसे पहले बार 1970 पर इसे प्रपोज किया गया था बाई विली ब्रांडेड के द्वारा। ये है वो ब्रांडेड लाइन, जो कि ये ब्रांडेड लाइन, इसके द्वारा हमें मतलब समझ सकते हैं कि ये जो इधर के जो नेशंस हैं ये ग्लोबल साउथ में आते हैं और ये जो इतने रिच नेशंस हैं ये ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारा ये रोल है ग्लोबल साउथ का एज अ पीस मेकर। तो अब ये समझना है कि ग्लोबल साउथ का पीस मेकिंग में क्या रोल है। तो सबसे पहली बात, इन कंट्रीज़ का जो नॉन अलाइन एक न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी रही है और उसकी लेगेसी है। इनका अप्रोच हमेशा से यूजुअली जो रहा है डायलॉग ओरिएंटेड डिस्क और डी एस्केलेशन पर विश्वास करते हैं। ये वेस्टर्न डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस पर विश्वास नहीं करते, ये उससे इंडिपेंडेंट रहकर काम करते हैं और ये मिलिट्री अलायंसेस से हमेशा दूर रहते हैं। ये जो नेशंस हैं ग्लोबल नॉर्थ की जो राइवलरीज नेशंस हैं उनके बीच में बैलेंस बनाने का काम करते हैं। ये बिना किसी ब्लॉक को, यानी कि कोई भी ब्लॉक को ये ज्वाइन नहीं करते, ये हमेशा से न्यूट्रल रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उन रीजन्स में ज़्यादा होती है जो खुद को कॉन्फ्लिक्ट से और खुद एक कॉन्फ्लिक्ट से गुजर चुके होते हैं या वो देश अंडर डेवलपमेंट फेस कर रहे होते हैं। तो ग्लोबल साउथ एक एम्पैथेटिक मीडिएटर की तरह कार्य करता है। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया का भी रोल समझ लेते हैं, हाँ, जैसे थोड़ा इसके बारे में और समझ लेते हैं। जैसे पीस कीपिंग कंट्रीब्यूटर, तो कंट्रीज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ आर अमंग द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू द यूएन पीस कीपिंग मिशंस, स्टेबिलिटी इन पोस्ट कॉलोनियल और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, जैसे कि इंडिया प्रेजेंस इन द कॉन्गो एंड अफ्रीकन यूनियन पीस ऑपरेशंस इन सोमालिया। देन global south platforms serve as alternative forums for dialogue and discussion, examples BRICS nations calling for ceasefire negotiations in Ukraine war. नाउ सबसे पहले समझते हैं कि अब ये जो ग्लोबल साउथ है उसका पीस मेकिंग रोल क्या है और इंडिया का इसमें कैसे, मतलब इंडिया इसको कैसे देख रहा है। तो इंडिया का सबसे पहले है कि इंडिया इस रोल में काफ़ी न्यूट्रलिटी अडॉप्ट करता है, यानी कि इंडिया ना तो नाटो को सपोर्ट करता है और जो रसिया की जो द्वारा अटैक किए जा रहे हैं उसको डिफेंस करता है। इंडिया का हमेशा से एक न्यूट्रल अप्रोच रहा है और इवन हमारे जो पीएम मोदी जी थे उन्होंने एक बार बोला था कि जो दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, यानी कि अब यह वॉर का समय नहीं चल रहा है, ये उसका समय नहीं, वॉर एरा नहीं है। इवन इंडिया ने तो ह्यूमैनिटेरियन एड भी उसको यूक्रेन को दी थी, मतलब भेजी थी, और डायलॉग को सपोर्ट भी दिया था। यानी इंडिया ने अपने आप को एक बैलेंस वॉइस के रूप में प्रोजेक्ट किया जो ग्लोबल साउथ की पीस मेकर रोल को स्ट्रेंथन करता है। अगर हम कुछ चैलेंजेस की बात करें तो जैसे कि इसमें है कि फ्रेजाइल सीज फायर डायनेमिक्स, ग्लोबल साउथ लेड मिशंस रिक्वायर्स अ प्री एग्जिस्टिंग और इनफोर्सिबल सीज फायर विदाउट विच पीस कीपिंग एफर्ट्स में रिस्क बिकमिंग इंटेंजर्ड इन एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन। और सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे सिंपल सा ये है कि ऑफ कोर्स जो
सब कुछ ग्लोबल साउथ में स्मूथ नहीं चल रहा है। ग्लोबल साउथ को पीस मेकिंग रोल में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि जो ग्लोबल साउथ की जो नेशंस हैं उनके पास लिमिटेड इकोनॉमिक और मिलिट्री क्लाउड है। दूसरा ये है कि जो इनकी जो इंटरनल पॉलिटिकल जो इशू हैं वो एक, और साथ ही साथ रीजनल टेंशन बहुत ज़्यादा हैं। तीसरा है कि जो ग्लोबल नॉर्थ का डोमिनेंस है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में एंड IMF में, तो यहाँ पर जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्री सबसे ज़्यादा तो US अमेरिका का, उनका बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस है। और सबसे ज़्यादा एक मेजर चैलेंज तो यही है कि कई बार इनकी न्यूट्रलिटी पर भी क्वेश्चन उठता है जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं, कि ये सच में ट्रूली बायस हैं और अनबायस तो नहीं है कहीं। तो क्रेडिबिलिटी बनाना और उसे सस्टेन करना, ये इनके लिए एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है। अगर आगे का रास्ता तो यही है, सिंपल से अगर सॉल्यूशन की बात करें, कि जो ग्लोबल जो साउथ की जो कंट्रीज़ हैं उनको रीजनल कोऑपरेशन पर ध्यान देना चाहिए, रीजनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि ब्रिक्स हो गई, अपनी IBS एक ग्रुप है, उसको इन सारी चीज़ों को स्ट्रेंथन करने पर ध्यान देना चाहिए। इनको पीस कीपिंग मिशंस में प्रोएक्टिव रोल भी लेना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस और जो उसके आउटसाइड की जितने फ्रेमवर्क, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, उसके जो बाहर की भी जितनी बॉडी हैं, उन सब पर अपने आप को एक प्रोएक्टिव रोल निभाना चाहिए जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं, और अपनी डिप्लोमेटिक कॉर्प्स और थिंक टैंक्स को भी एम्पावर करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जो पीपल सेंट्रिक अप्रोच इनकी होनी चाहिए। पीपल सेंट्रिक अप्रोच अगर करते हैं ये, तो डिप्लोमेसी करते हैं, उसको प्रमोट करना चाहिए, जिसमें डेवलपमेंट के बारे में बात हो रही हो, जस्टिस के बारे में बात की जा रही हो, और इक्वालिटी। ये सारे अगर टॉपिक हमारे सेंटर में रहते हैं और इसको लेकर अगर हमारी डिप्लोमेसी की जाती है, तो एक अच्छी चीज़ होती है। तो यह सब एफर्ट्स इनको एक स्ट्रॉन्ग, रिलायबल और इफेक्टिव पीस मेकर बना सकते हैं। तो दोस्तों, साथ ही साथ अगर हम देखें, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, तो इनको भी समझ लेते हैं। कि जैसे कि एक क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्लोबल साउथ एज अ पीस मेकर इनिशिएटिव आर करेक्ट। तो सब इसमें है कि इट सीक्स टू प्रोवाइड अ न्यूट्रल नॉन अलाइंड प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशंस, इट इज ऑफिशियली लेड बाय ब्रिक्स नेशंस, and the initiative emphasizes diplomatic dialogue over military alliances, and it has been formally endorsed by the UNSC। अभी मैंने आपको बताया, तो उसमें मैंने कहीं भी UNSC का जिक्र नहीं किया है। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, अगर हम उसको देखते हैं किस में है, तो B में भी है, C में भी है, D में, तो ये तीनों के तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, और हमारा जो आंसर होगा वो 1 और 3 होगा। यानी कि इट सिक्स टू प्रोवाइड न्यूट्रल नॉन अलाइन प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशंस, एंड थर्ड इज द इनिशिएटिव एम्फसाइजेस डिप्लोमेटिक डायलॉग ओवर मिलिट्री अलायंसेस। तो आंसर हमारा हो गया A। अब हम दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज इन्वॉल्व इन ग्लोबल साउथ पीस एफर्ट्स रिलेटेड टू यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, टर्की, इंडोनेशिया, कौन सी कंट्री है जिन्होंने होस्ट किया, सपोर्ट किया न्यूट्रल पीस डायलॉग को। तो इसमें देखा जाए तो ब्राज़ील ने भी किया, साउथ अफ्रीका ने भी किया, इंडिया ने भी किया, टर्की ने भी किया, इंडोनेशिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, जो कि है 1 2 3 4 5। एक और क्वेश्चन है कि ग्लोबल साउथ एज अ टर्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस जनरली इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। तो पोस्ट कोलोनियल, डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज, प्रीडोमिनेंटली लोकेटेड इन साउदर्न हेमिस्फेयर, ऑफन नॉन अलाइन इन जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, और इंक्लूड्स ओनली एशियन एंड अफ्रीकन। तो जहाँ पर भी ओनली आ गया एशियन एंड अफ्रीकन, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत है। तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन A एंड B, जो कि 1 2 3 एंड 1 एंड 3। तो 1 2 3 इसके राइट आंसर हैं, क्योंकि ये नॉन अलाइन जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट करता है, प्रीडोमिनेंटली लोकेटेड साउदर्न हेमिस्फीयर में, और पोस्ट कॉलोनियल डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज का ये ग्रुप है। तो दोस्तों, कंक्लूजन यही है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, इसके आप आंसर भी मुझे दीजिएगा। सो नाउ ग्लोबल जो ये हमारी जो साउथ थी, उसका अगर पीस मेकर रोल देखें तो ग्रेजुअली एक्सपेंड हो रहा है। इंडिया जैसी जो कंट्री है इस ट्रांजिशन को लीड भी कर रही हैं। इंडिया जैसे कि जो ये करती है बैलेंस में, बैलेंस की बात करती है, डायलॉग की बात करती है, डेवलपमेंट के बारे में बात करता है इंडिया नेशन। तो ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा टॉपिक IR से कनेक्टेड है, इंटरनेशनल रिलेशंस में, ग्लोबल गवर्नेंस को लेकर भी ये टॉपिक है, डिप्लोमेसी को लेकर आप, तो ऐसे टॉपिक्स को समझना इंपॉर्टेंट रहता है। जब हम ऐसे टॉपिक्स को समझते हैं तो हमारी जो ग्लोबल जो अवेयरनेस है और साथ ही साथ जो एनालिटिकल जो स्किल है, ये दोनों इम्प्रूव होती, बूस्ट होती है। सो
अगर आपको ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की, सुनो वीडियो अपना ख़त्म करते हैं। ये हमारी ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ हैं। मैंने आपको बढ़िया मैप दिखा दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। सो नाउ अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है और आगे और भी क्वालिटी कंटेंट लाने में मदद करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।